हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जीव विज्ञान और इसका प्रथम अध्याय है कोशिका यानी जीवन की आधारभूत इकाई। तो कोशिका से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या जो रहेगी वो रहेगी 15, यानी 15 क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न, तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। तो कोशिका में राइबोसोम का जो कार्य होता है वो प्रोटीन की कमी को पूरा करना। अगर राइबोसोम अनुपस्थित हो जाए तो कोशिका में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, जंतु कोशिका में सबसे बाहरी घेरे को क्या कहा जाता है? तो जंतु कोशिका में सबसे बाहरी घेरे को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। ठीक है। और पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। ठीक, लेकिन हमें यहाँ जंतु कोशिका के बाहरी घेरे को देखना है, तो ये इसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है तो उस जीव किस कोशिका के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत केंद्रक पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत केंद्रक की कमी होती है, यानी उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पादप कोशिका में, आपको याद रखने हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, जीन बने होते हैं। तो जीन बने होते हैं डीएनए से, और डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? तो डीएनए पाए जाते हैं कोशिका के गुणसूत्र में। ठीक, जो अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, यानी माता पिता के जो अनुवांशिक गुण हैं वो संतानों में पहुंचाने का कार्य ये डीएनए के माध्यम से होता है, जो गुणसूत्र में पाए जाते हैं। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक के केंद्रिका में। ठीक है। अब इसके बाद छठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था तो वहाँ पे बताया गया होगा कि आपको कि कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है उसे कहा जाता है केंद्रक, यानी केंद्रक के द्वारा ही कोशिका पर नियंत्रण किया जाता है, उसके वृद्धि पर, उसके विकास पर। ठीक है। इसके बाद है 7वां प्रश्न, कोशिका भित्ति होती है पारगम्य। पारगम्य का मतलब होता है कोई पदार्थ एक दीवार से दूसरी दीवार तक ना जाए, यानी अंदर और बाहर। ठीक, यानी ना जाए उसे हम कहते हैं पारगम्य। पारगम्य झिल्ली, यानी कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ होंगे वो बाहर नहीं जा सकते हैं, यानी ब्लॉक होते हैं। और अर्ध पारगम्य में क्या होता है कि कुछ पदार्थ अंदर भी जा सकते हैं और कुछ पदार्थ बाहर भी जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो 8वां प्रश्न है कि कोशिका में पाए जाने वाले अनियमित जाल को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है अंतःप्रदेवी जालिका। ठीक है। इसके बाद 9वां प्रश्न, रंगीन प्लेटलेट्स को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। इसे कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट, जो हरित लवक के कैटेगरी में ये आते हैं, उस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है 10वां प्रश्न, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहा जाता है, उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। जो केंद्रक में द्रव्य पाए जाते हैं उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य, जो गाढ़ा और पारदर्शी होता है। इसके बाद 11 नंबर, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, तो वो होती है कोशिका झिल्ली। ठीक, तो चयनात्मक का मतलब होता है कि कुछ ही पदार्थ बाहर आ जा सकते हैं, उसे कहा जाता है चयनात्मक पारगम्य। ठीक, यानी कुछ ही पदार्थ, गिने चुने पदार्थ ही बाहर और अंदर आ सकते हैं, जो कोशिका झिल्ली में द्वारा संपन्न होती है। तो 12 नंबर प्रश्न क्या है, सेल आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न,
पौधे में गैसों के आदान प्रदान किस क्रिया से होता है? तो ये होता है विसरण क्रिया द्वारा। ठीक, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। और विसरण की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, जीवित सेल को अति पराश्री विलयन में डालने पर होगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोशिका में और बाहर जो जल की सांद्रता होगी वो बराबर होगी, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है परासरण क्रिया द्वारा। तो हम लोगों ने विसरण और परासरण को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ लिया है। तो ये था 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो क्लास 9 जीव विज्ञान के लिए था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसे याद कर लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।